हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। लास्ट सेक्शन में हमने स्टडी किया था जूट टेक्सटाइल, शुगर केन इंडस्ट्री। नाउ वी आर स्टार्ट अवर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। Those industries use minerals and metals as raw materials are called mineral based industries. जो इंडस्ट्रीज एज ए रॉ मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल की फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें यूज करती है, मिनरल्स का यूज करेगी या फिर किसी भी मेटल्स का यूज करेगी, तो वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करेगी, तो वो किसमें इंक्लूड हो जाएंगी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग एक्सेट्रा। देयर आर सो मेनी मिनरल बेस्ड industries, but we are taking just example of two industries. First one is iron and steel industries. It is basic industry for all industry. It is basic industry. Basic industry why? What is the reason? क्योंकि जो भी हमारी जो कोई भी इंडस्ट्री है, XYZ कोई भी हम इंडस्ट्री लेके जाते हैं, उसमें जो मशीनरी वगैरह यूज की जाती है, तो वो सारी की सारी किसकी होंगी, मेटल्स की होंगी, आयरन की होंगी। तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, बेसिक इंडस्ट्री। बिकॉज ऑल द हैवी, मीडियम एंड लाइट इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी। किसके लिए डिपेंड करते हैं, मशीनरी के लिए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग वर्क्स, कंस्ट्रक्शन मटीरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक एक्सेट्रा। यानी कि ऑलमोस्ट जो हमारी इंडस्ट्रीज है सभी में स्टील का यूज किया जाता है। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। यानी कि जो जिस फॉर्मेशन में जितनी मात्रा में स्टील का जो यूज किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, उसको उसी के लेवल के आधार पर ही जो देश की जो डेवलपमेंट है, उसका जो विकास है, वो निर्धारित किया जाता है या माना जाता है। इट इज हैवी इंडस्ट्री। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है वो कैसी इंडस्ट्रीज है, हैवी इंडस्ट्रीज। व्हाई? बिकॉज इट्स रॉ मटेरियल एज वेल एज फर्निश्ड गुड्स। यानी कि जो प्रिपेयर्ड गुड्स है, जो प्रोडक्शन तैयार किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, ऑल आर हैवी। Because all raw materials and finished goods are heavy and bulky. That's why it is called heavy industry. So they maintaining heavy transportation cost. Okay, maintaining heavy transportation cost क्या आएगा? Okay, एक तो लाइट वेटेड कोई भी मटेरियल है वो सर्व करना हो, आगे हमें पहुंचाना है, उसके कंपैरिजन में हम हैवी मटेरियल्स को अगर कहीं दूसरी जगह पे पहुंचाएंगे तो हमारा जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है। रेशियो ऑफ आयरन और कुकिंग कॉयल एंड लाइमस्टोन, यानी कि इसको प्रिपेयर करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो रेशियो है वो कितना है, 4:2:1। ठीक है। फॉर हार्डन द स्टील, इट मीन्स फॉर हार्डनेस, स्टील की हार्डनेस के लिए what should be mixed? Some qualities of magnesium are required. क्या रिक्वायर्ड होता है उसके हार्डनेस के लिए, मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी कैसा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। एरिया वेयर स्टील प्लांट्स आइडली लोकेटेड। अब यहाँ पे क्या होगा कि जहां पे जो हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, वहीं पे क्या होगा, आयरन एंड स्टील प्लांट्स भी लोकेटेड होंगे। वेयर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क टू सप्लाई प्रोडक्ट्स। ओके, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो नेटवर्क होगा वो भी क्या होगा, सफिशिएंट होगा। यानी कि जो भी रॉ मटेरियल है वो फैक्ट्री तक पहुंचाना, प्लस फैक्ट्री से जो प्रोड्यूस माल है मार्केट तक सप्लाई करना, तो ये सब के लिए ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड। Not only transportation, good facilities of transportation is required. Okay. Next है production of steel. In 2010-11 के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन था वो कितना था, 72.2 मिलियन टन्स। ठीक है। India's position. India ranks fourth among the world crude steel
ओके, स्टील के प्रोडक्शन के लिए जो इंडिया की पोजीशन है, विच वन इज 4th. इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन. ठीक है, स्पंज आयरन में क्या है, ये सबसे आगे है, सबसे ज्यादा ये प्रोडक्शन करता है. इन 2010 and 11 per capita consumption of steel was 49 kg per annum. ठीक है, but world's average was 182 kg. अब यहाँ पे देखो, आपका क्या दे रखा है, वर्ल्ड का जो एवरेज कंजप्शन है वो कितना है, 182 kg. ठीक है, बट स्टील का है जो इंडिया के अकॉर्डिंग, इन इंडिया में 10 और 11 के पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील कितना है, 49 kg पर एनम. ठीक है, ओके. प्रोसेसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टील. स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए विच आर द प्रोसेसेस देयर. कौन कौन सी यहाँ पे प्रोसेसेस हैं. फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट. यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो कहां तक लेके जाना है, प्लांट तक लेके जाना है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा. ब्लास्ट फर्नेस यानी कि भट्टी वगैरह में उसको जला वगैरह के क्या कहने लगा, आयरन और इज मेल्टेड. लाइमस्टोन इज फ्लशिंग. मटेरियल विच इज एडेड. स्लग इज रिमूव्ड. कोक इज बर्न टू हीट द ऑयल. यानी कि ये सारी प्रोसेसेस करने के लिए क्या होगा कि रॉ मटेरियल को लाके उसको भट्टी में डाल के जो मटेरियल उसमें ऐड करना है या रिमूव करना है, वो सारी प्रोसेसेस यहाँ पे की जाती है. उसके बाद क्या होगा, पिग आयरन यानी कि कच्चा जो लोहा तैयार कर लिया जाता है. मेटल पोजीशन में मटेरियल पावर्ड इनटू मोल्ड्स और पिग्स, यानी कि इसको मोल्ड्स में यानी कि ढांचों में क्या है, सांचों में ढाल दिया जाता है. उसके बाद क्या आएगा, स्टील मेकिंग. स्टील मेकिंग होगा. पिग आयरन इज फर्दर प्योरिफाइड बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडिंग. ठीक है, यानी कि उसको जो पिग आयरन प्रिपेयर कर लिया जाता है उसको दोबारा से मेल्टिंग फॉर्मेशन में लाके ऑक्सीडिंग द इम्प्योरिटीज मैग्नीज एंड निकल आर एडेड. स्टील की फॉर्मेशन लेके आने के लिए मैग्नीशियम एंड निकल आर एडेड. ये दोनों चीज भी इसमें क्या है, मिलाई जाती है. उसके बाद क्या आ जाएगा, शेपिंग मेटल यानी कि उसको शेप दी जाती है कि उसको किस फॉर्मेशन में हमें प्रिपेयर करना है. सपोज करो कि हमें रेलिंग के लिए राउंड फॉर्मेशन में उसको प्रिपेयर करना है, या एक सिंपल रॉड की फॉर्मेशन में करना है, या एक चद्दर की फॉर्मेशन में करना है. ठीक है, शीट की फॉर्मेशन में, तो उसी लिए उसको अलग अलग फॉर्मेशन में ढाल दिया जाता है. नेक्स्ट है स्टील प्लांट्स. जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मिनी स्टील प्लांट्स एंड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स. इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, लार्ज स्केल पे, बड़े लेवल पे. मिनी स्टील प्लांट्स किसमें आ जाएगा, स्मॉल लेवल पे. ठीक है, स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन यानी कि जो प्रोडक्शन का जो काम होगा वो कैसे होगा, स्मॉल स्केल पे यानी कि लो लेवल पे. लाइक इलेक्ट्रिकल गुड्स, जैसे ये छोटे छोटे पेच वगैरह, ये जो तार वगैरह के लिए जो बनाए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक गुड्स, ये आ जाएगा मिनी स्केल पे. लार्ज स्केल पे क्या आ जाएगा, स्टील का प्रोडक्शन करना. स्टील के प्रोडक्शन के लिए प्रोसेस हमने अभी स्टडी की, काफी लॉन्ग प्रोसेस है और बड़ी मात्रा में जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है. यहाँ पे आ जाएगा लाइक टिस्को. दिस इज ए कंपनी. दे आर स्मॉलर प्लांट्स. जो मिनी प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे, स्मॉलर होंगे, और जो इंटीग्रेटेड प्लांट्स होंगे वो लार्ज प्लांट्स होंगे. हैव इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस. दे हैंडल एवरीथिंग इन वन complex from putting together raw material to steel making, rolling and shaping. इसमें सारी की सारी चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, चाहे उसको शेप देना हो, चाहे स्टील का प्रोडक्शन हो, ऑल दिस थिंग्स. ये क्या आ जाएगा, यूज स्टील स्क्रैप, यूज स्पंज आयरन. इसमें किस चीज का यूज किया जाता है, स्पंज आयरन का, जबकि इसमें किसका यूज हो जाएगा, लार्ज स्केल पे स्टील वगैरह. नेक्स्ट है स्पंज आयरन इज यूज्ड हियर एज ए रॉ मटेरियल. नेक्स्ट वन इज
ऐसे आएगा क्या आएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अकॉर्डिंग उसको मार्केट में लेके जाएंगे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट्स देयर स्टील थ्रू, इसके द्वारा सेल के अकॉर्डिंग, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। In 1950, China and India produced almost the same quantity of steel. यानी कि चाइना और इंडिया ने क्या था, सेम क्वांटिटी में स्टील को प्रोड्यूस किया, यानी कि जितना चाइना ने किया उतना ही इंडिया ने किया। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, लेकिन जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन है, चाइना। In 2004, India was largest exporter of steel, which is 2.25% of the global steel trade. यानी कि स्टील ट्रेड में 100 में से ओनली इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया, बेचा, बाहर सप्लाई किया, दैट वन इज 2.25%. छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे बात आती है कि छोटा नागपुर का बल्हार इंडिया में, ठीक है, कौन कौन से एरियाज में आ जाएगा, हमारा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है। इस वाले एरियाज में जो एरिया है हमारा, उसमें क्या आ जाएगा, मिनरल्स है वो मैक्सिमम है, यानी कि वहां पे कंसंट्रेशन है, ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स वहीं पे पाए जाते हैं। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है, लो कॉस्ट आयरन और high grade raw material, cheap labor and market. All these facilities are there. That's why iron and steel industries are located in Chota Nagpur plateau. Next है challenges to iron and steel industries. Iron and steel industries के लिए क्या क्या चैलेंज है, क्या क्या उनको प्रॉब्लम फेस करनी है। हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कॉल। कुकिंग कॉल की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड मात्रा में हमें मिलता है। प्लस कॉस्ट है वो कैसी है, हाई। कोई भी चीज है जो लिमिटेड होगी उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, जो ज्यादा होगी तो वो क्या हो जाएगा, लो प्राइस। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लोअर प्रोडक्टिविटी इट मींस जो लेबर है हमारे वो स्किल्ड नहीं है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो भी प्रॉपर नहीं है, कहीं जो कट डाउन ब्रेक डाउन वगैरह होते हैं वो कंटिन्यूसली होते जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोडक्शन वर्क है उस पर इफेक्ट होता है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कैसा है, कमजोर है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं पीछे है। फॉर डोमेस्टिक डिमांड इंडिया इंपोर्ट गुड क्वालिटी स्टील। डोमेस्टिक डिमांड यानी कि जो हम यहाँ पे यूज करते हैं उसके लिए भारत इंपोर्ट करता है, इट मीन्स दूसरे देशों से मंगवाता है क्या, गुड क्वालिटी स्टील, स्टील की अच्छी क्वालिटी। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट have given a boost to industry, ठीक है। लिबरलाइजेशन के थ्रू या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज को क्या है, बूस्ट मिला है, डेवलपमेंट हुआ है। किस तरीके से, सपोज करो कि हम इंडिया का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। इंडिया में कोई भी इंसान ऐसा कैपेबल नहीं है कि वो अपनी दम पर काम स्टार्ट कर पाए, इंडस्ट्री डेवलप कर पाए, तो वो क्या करेगा, किसी भी कैंडिडेट से जो अदर कंट्री से बिलोंग करता है कांटेक्ट कर सकता है, वो इसमें पैसे इन्वेस्ट करेगा और यहाँ पे अपना काम स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों के थ्रू क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी हद तक डेवलप हुआ है, इंक्रीज हुआ है। देयर इज ए नीड ऑफ एलोकेट रिसोर्सेज फॉर R&D। R&D के अकॉर्डिंग क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कंप्लीट और नेक्स्ट पॉइंट इज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है वो क्या है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। इट इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। फर्स्ट पे क्या थी, आयरन एंड स्टील, सेकेंड पे क्या है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। It is light resistance to kerosene, a good conductor of
with other metals, ठीक है, ओके, जब ये दूसरी मेटल्स के साथ यूज कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, एल्यूमिनियम स्मेल्ट, ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट का गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट वन इज यूज, ये यूज कहाँ कहाँ पर होता है, इन मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स एंड वायर्स, हल्की होती है, लाइट वेटेड होती है, जिसके कारण इसका जो यूज किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, जो एरोप्लेन्स वगैरह है, यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह या वायर्स तारों में भी इसका यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट कहाँ पे है, उड़ीसा। उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 2 एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं। फर्स्ट नेम इज NALCO नाल्को, second one is BALCO Balcon. There are 2 plants in Odisha only. Okay, West Bengal, Kerala, UP, Chhattisgarh, Maharashtra and Tamil Nadu. There, okay, aluminium smelting plants. उड़ीसा तो एक ऐसा स्टेट हो गया जहाँ पे 2 प्लांट्स है, इसके अलावा जो प्लांट्स है वो वेस्ट बंगाल में भी, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। In 2008 and 9, India produced over 15.29 lakh million tons. कितना किया था इसने प्रोड्यूस, 15.29 lakh। 4 to 6 टन इसमें क्या होगा, बॉक्साइट होगा, एल्यूमिनियम होगा 2 टन, देन एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता है 1 टन, ठीक है। इट मीन्स अब देखो रॉ मटेरियल जितना ज्यादा यूज होगा उसके कंपैरिजन में जो हमारा प्रिपेयर्ड गुड्स है यानी कि प्रोड्यूस्ड गुड्स है वो काफी कम होगा। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा कि जो हमारा वर्क है वो कॉन्टिन्यूस में चलता रहेगा, स्टॉप नहीं होगा। एंड assured source of raw material, assured source of raw material क्या होगा, जितना ज्यादा हमारे पास रॉ मटेरियल होगा यानी कि रॉ मटेरियल की जो सप्लाई है जितनी ज्यादा होगी, अच्छे से होगी, उतना ही हमारा जो प्रोडक्शन का काम है वो होता रहेगा। रॉ मटेरियल प्लस जो एनर्जी सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी वो भी अच्छा होगा, तो बोथ शुड बी ऑन मिनिमम कॉस्ट, लेकिन दोनों मिनिमम कॉस्ट पे भी होने चाहिए। अगर यहीं पे ज्यादा कॉस्ट होगी, हाई कॉस्ट होगी, तो जो हमारा प्रोड्यूस गुड्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, वो क्या होंगे, हाई रेट होंगे, जिससे ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चरिंग का वर्क है वो किस तरीके से होता है, बॉक्साइट रॉ मटेरियल के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्ट बाय रेल और शिप, ठीक है, इसके द्वारा किया जाता है, जो रॉ मटेरियल है रेल और शिप के द्वारा। नेक्स्ट है बॉक्साइट क्रस्ट एंड एल्यूमिना डिसॉल्व आउट, ओके। बॉक्साइट को क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है, जिसमें से एल्यूमिना फाइंड आउट कर लिया जाता है। कहाँ पे, एल्यूमिनियम रिफाइनरी में। कहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है, एल्यूमिना कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है, निकाला जाता है, दिस वन इज एल्यूमिनियम रिफाइनरी। फिर उसमें क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम स्मेल्टर। फॉर एल्यूमिनियम स्मेल्टर 18,600 किलोवाट पर टन ऑफ और जो रिक्वायरमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी की कितनी हो जाएगी, पर टन के अकॉर्डिंग 18,600 किलोवाट। अब हमारी जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के बाद बात आती है केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, जो अलग अलग केमिकल्स वगैरह बनाए जाते हैं, जो हम डिफरेंट फॉर्मेशंस में उनको यूज करते हैं। किस तरीके से, जो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं वो भी क्या है, केमिकल्स है। जो हम पेंट वगैरह घरों में करते हैं वो भी क्या है, केमिकल्स है। जो कपड़ों में रंगाई वगैरह डाइंग वगैरह का जो काम किया जाता है, ऑल दीज आर केमिकल्स। So chemical industries in India, it is fast growing and diversifying, यानी कि fast growing है, ज्यादा से ज्यादा स्पीड में है, it means rapid पीक पे है। In GDP, its contribution is approx 3%।
जीडीपी में ये अपना कितना कंट्रीब्यूशन देता है, अप्रोक्सीमेटली यानी कि नियर बाई 3%. In its size, in Asia, its position is third, and in world, its position is 12. केमिकल इंडस्ट्रीज की यानी कि इंडिया में अब ये जीडीपी में भी अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है 3%, लेकिन इसके साइज के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इसकी पोजीशन, केमिकल इंडस्ट्रीज की जो पोजीशन है एशिया में कौन सी है, थर्ड, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज 12. It comprises both large and small scale manufacturing units. ये किसमें करता है, लार्ज और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में गो थ्रू होता है. Its growth has been recorded in organic and inorganic. यानी कि इसकी जो ग्रोथ है किस फॉर्मेशन में की जाती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्मेशंस में इसकी ग्रोथ है वो कंडक्ट की जाए. अब यहाँ पे बात की जाती है इनऑर्गेनिक केमिकल्स. इट इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड. इसमें क्या है, इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स है उसमें क्या इंक्लूड किया जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड. इट यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक्स, पेंट्स एक्सेट्रा. इसका जो यूज किया जाएगा इनऑर्गेनिक में वो किस में आ जाएगा, फर्टिलाइजर्स जो हम खेतों में यूज करते हैं, एंड सिंथेटिक फाइबर्स जो कपड़े वगैरह के लिए, या प्लास्टिक्स वगैरह, या पेंट्स वगैरह जो रंग वगैरह किया जाता है, ऑल दिस. नाइट्रिक एसिड, अल्काइज, सोडा ऐश. ठीक है, all these are the parts of inorganic chemicals. It used to make glass, soaps and detergents. जो सोडा ऐश है वो किस चीज में यूज किया जाता है, मेकिंग ग्लास, soaps and detergents. ठीक है. नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिकल्स. ऑर्गेनिक केमिकल्स में इंक्लूड होगा पेट्रोकेमिकल्स. इट यूज टू मेक सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर्स, प्लास्टिक, ड्रग्स एक्सेट्रा. ठीक है, ड्रग्स वगैरह यानी कि मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज किया जाता है. जो टैबलेट्स वगैरह या दवाई वगैरह हम लेते हैं उसमें भी केमिकल वगैरह क्या किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं. तो इसीलिए क्या आ जाएगा ये ऑर्गेनिक केमिकल्स. Organic chemicals plants located near oil refineries or petrochemicals plants. जो ये organic chemicals plants है कहाँ पे लोकेट होंगे, near the oil refineries. ठीक है, and petrochemicals plants के आसपास. Its largest consumer is itself the chemical industry. इसका जो लार्जेस्ट जो कंज्यूमर है यानी कि जो इन केमिकल्स का यूज करता है वो कौन करेगा, केमिकल इंडस्ट्रीज ही इसको ज्यादा से ज्यादा इसका जो प्रोडक्ट्स है उसको यूज करते हैं. दे यूज इन फर्दर प्रोडक्शन लाइक अदर केमिकल्स. ओके, इसमें क्या आएगा कि कोई भी केमिकल है उसका प्रोडक्शन किया, अगर उसमें हमें फर्दर प्रोडक्शन करना है तो उसके कंपैरिजन में क्या होगा, जो बेसिक पहले जो केमिकल्स प्रोड्यूस किए हैं उसको दोबारा ही नेक्स्ट प्रोसेस में लेके जाके आगे फर्दर प्रोडक्शन होगा. दीज केमिकल्स यूज फॉर कंज्यूमर मार्केट्स. इसका जो यूज होगा मार्केट्स में भी क्या होगा, कंज्यूमर्स वगैरह या कोई जो पेंट वगैरह हम यूज करते हैं या सिंथेटिक फाइबर है तो इसको कंज्यूमर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. Okay students, next topic we are going to complete in our next class. Thank you.